प्रिंस डिफेंस फोरम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप का फिजिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्चुअल भी है, तो काफी अच्छे से ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा होगा कि आप खुद से पहले ट्राई करो, फिर आप साथ साथ, मतलब मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करो, साथ साथ सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एक्सेलरेशन a. If its velocity gets doubled, then find the ratio of acceleration after and before the change of velocity. पहले उसका वेलोसिटी था, फिर उसका वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है, तो बताइए एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा उसका रेशियो निकालना है। बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लो इसका रेडियस कितना है, r है। कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है, वो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि उसका स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के। r क्या है, r रेडियस है इस सर्कल का। कोई भी बॉडी, तो मान लो ये शुरू में v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा शुरू में, v स्क्वायर बाई r। बाद में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी को डबल कर दिया जा रहा है, यानी कि दुगुना कर दिया जा रहा है, तो 2v हो जाएगा, तो 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 v स्क्वायर बटा में r, यानी कि बाद में एक्सेलरेशन 4v स्क्वायर बाई r हो गया। अब देखो बाद में जितना है और पहले जितना था उसका रेशियो निकालना है, यानी कि बाद वाले का पहले के साथ। ये गलती नहीं करना है कि पहले बाई बाद में नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर एंड बिफोर, पहले आफ्टर वाला लिखेंगे। तो आफ्टर कितना है, 4 इंटू v स्क्वायर बाई r, और शुरू में कितना था, v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर बाई r और v स्क्वायर बाई r कट जाएगा, तो 4 बच जाएगा, यानी कि 4 बटा में 1, यानी कि 4:1। तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इज अ सिचुएशन ऑफ। जब भी वेटलेसनेस आया, आंख बंद करके फ्री फॉल मारेंगे, आंख बंद करके देखो। कोई भी बॉडी वेटलेसनेस कब होता है, वेटलेसनेस, किसी वेटलेसनेस का मतलब होता है कि ऐसे मानो कि उसमें वेट ही नहीं है, मास तो है लेकिन वेट नहीं है। ये तभी हो सकता है जब कोई बॉडी फ्री फॉल करता हो। याद रखना है कि जब भी फ्री फॉल होता है तब ही कोई बॉडी वेटलेसनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। देखो, हमेशा याद रखना है कि कंडक्टर जो होते हैं, आप लोगों को कंडक्टर पता होगा, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है इन केस ऑफ कंडक्टर। एक होता है इंसुलेटर, और इन दोनों के बीच में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरफ बिहेव करता है। एकदम प्योरली कंडक्टर नहीं होता है और नहीं प्योरली इंसुलेटर होता है, इन बिटवीन होता है। ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर और इंसुलेटर का इनमें होता है, पाया जाता है, तो ये सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। तो सेमी कंडक्टर जैसे कि जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, सेमी कंडक्टर है, राइट। हमेशा याद रखना कि सेमी कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। कंडक्टर के केस में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। देखो इसका डिटेल कि कैसे मतलब घटेगा रेजिस्टेंस, ये हम लोग बात करेंगे जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, तो उसको अभी स्किप करना है। आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। तो इसमें से सेमी कंडक्टर कौन है, जर्मेनियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी डिटेल में नहीं करेंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एंगल ऑफ डीप होता है मैग्नेटिक पोल पे वो 90 डिग्री होता है। इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है और पोल पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज है जो सर्कल में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो बताइए कि इनमें से कौन है जिसपे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, टाइम पीरियड इसका हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मान लो
कोई भी चार्ज, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, कोई भी चार्ज जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मान लो बी इसका इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव कर रहा है, तो जो इसका टाइम पीरियड होगा वो 2πm डिवाइडेड बाई QB के बराबर होता है। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, कैसे आता है ये भी डिराइव हो सकता है, तो थ्योरी में मैं बात करूंगा। टाइम पीरियड 2πm डिवाइडेड बाई QB के बराबर होता है, जहां पे m जो होता है मास होता है उस बॉडी का या उस चार्ज का, Q चार्ज, और B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। यहाँ पे मास दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज भी दिख रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड होगा वो मास पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको वेलोसिटी दिख रहा है, कहीं भी वेलोसिटी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, यानी कि कितना भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा उसका टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है, मास नंबर यहाँ पे m दिया हुआ है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, मास नंबर, मास नंबर कितना है और उसमें से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो मास में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे तो बेहतर है। द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट। देखिए रेक्टिफायर सर्किट में से स्मूथ, स्मूथ का मतलब ऐसे समझ लो कि जो फ्लक्चुएशंस होता है ना अजीब अजीब तरीके का, उसमें थोड़ा साफ सुथरा आवाज नहीं आता है, तो उसको साफ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए रेक्टिफायर में किस इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा फिल्टर। देखो फिल्टर का मतलब ही होता है, फिल्टर मतलब जो साफ करता है, तो नाम से ही जाहिर है फिल्टर माने जो साफ करने वाला है, यानी कि स्मूथ आउटपुट कौन प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए फिल्टर यूज किया जाता है रेक्टिफायर में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझिए। दो बॉडी है, एक है 2 kg का और दूसरा है 4 kg का, ठीक है। ये जो बॉडी है 2 kg वाला, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो इधर मूव कर रहा है ये, तो जो दूसरा बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है पर अपोजिट डायरेक्शन में। देखो टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या हुआ, ये इधर तो ये इधर, एक दूसरे की तरफ, यानी कि एक का वेलोसिटी जिधर है दूसरे का उसके अपोजिट है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमेशा याद रखना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी कि मास पहले बॉडी का, वेलोसिटी पहले बॉडी का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस मास दूसरे बॉडी का, वेलोसिटी दूसरे बॉडी का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ऐड करके और उसके मास के सम से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। यहाँ ध्यान ये देना होगा कि आप किधर पॉजिटिव ले रहे हो। मान लो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आइए लिखते हैं, मास पहले बॉडी का कितना है, 2 है, वेलोसिटी पहले बॉडी का कितना है, 20, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव लेंगे प्लस दूसरे बॉडी का मास कितना है, 4, और दूसरे बॉडी का वेलोसिटी 10 है पर डायरेक्शन अलग है, इसलिए यहाँ पे -10 लेंगे। हमेशा याद रखना यहाँ पे डायरेक्टली 10 मत मल्टीप्लाई करना, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तब हम यहाँ नेगेटिव लेंगे, अगर डायरेक्शन अलग नहीं होता तब हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेते। और मास का सम यानी कि 2 + 4, तो यहाँ ध्यान दो, ये 20 दूनी 40 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 40, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। जब ऊपर 0 आ गया यानी कि इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। देखिए इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से देखेंगे हम लोग। मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ये है हमारा एक सॉलिड स्फीयर, और यहाँ पे है कोई एक एक्सिस, इस एक्सिस
का जो रेडियस ऑफ जीरेशन है, रेडियस ऑफ जीरेशन वो दिया हुआ है r। आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है I, वो रेडियस ऑफ जीरेशन के टर्म में वो m के स्क्वायर के बराबर होता है, वेयर k इज द रेडियस ऑफ जीरेशन। k क्या होता है? रेडियस ऑफ जीरेशन। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है रेडियस ऑफ जीरेशन? r दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोमेंट I जो होगा वो mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि बताइए कि इसके एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है इसका स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का ये एक्सिस है। यहां से ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? d है, जो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलो d निकालते हैं। अच्छा देखो, हम लोगों को ये पता है ये वाला एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसको हम ICOM भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास या एक्सिस के अलोंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग 2/5 mr स्क्वायर होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो देखो ये और ये एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी आप जिसका निकाल रहे हैं, जिस एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, वो बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास यानी कि एक्सिस के अलोंग प्लस m इंटू, मतलब इस बॉडी का मास कितना है m मान लेते हैं, m इंटू इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा। I यहाँ पे कितना है? mr स्क्वायर है, ये हमको पता है कि इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr स्क्वायर है, तो I की जगह पे mr स्क्वायर लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास के अलोंग 2/5 mr स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस md स्क्वायर, d नहीं पता है, देखो मास सब में है तो मास को हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? r स्क्वायर माइनस 2/5 r स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर यानी कि 3r स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 3/5r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू d का स्क्वायर। हमको d निकालना है तो d इज इक्वल्स टू रूट हो जाएगा 3/5r स्क्वायर, r बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 3/5 का मतलब क्या होता है? 0.6, अंडर रूट 0.6 और r बाहर आ जाएगा, तो आपका जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर ये है, स्फीयर का ये सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 0.6r, जो कि आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका करेक्ट आंसर 0.6 होगा, अंडर रूट 0.6r होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये बाउंस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर अंडर रूट 0.6 होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statements is correct in case of adiabatic expansion? एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हासिल करना होगा कि जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन किसे कहते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ेंगे भी हम लोग, जिसमें ना तो ये हीट लेता है और नहीं हीट देता है, यानी कि ये सराउंडिंग में इस सिस्टम से कोई भी हीट सराउंडिंग को नहीं मिलता है और नहीं ये सराउंडिंग से, यानी कि न तो ये हीट को लेता है और नहीं हीट को देता है, इसलिए इसका जो Q होता है, हीट जो होता है वो 0 होता है, कोई हीट न तो लेगा और नहीं देगा। फर्स्ट अगर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद होगा तो आप जानते हैं कि डेल्टा Q जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के, यानी कि वर्क डन, डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। डेल्टा Q तो 0 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। आपको बताना चाहेंगे W जो कि अंडर रूट P dV के बराबर होता है, डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे थर्मो में, यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो ये यहां से कितना आ जाएगा? डेल्टा W इज इक्वल्स टू माइनस W हो जाएगा। और वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, इसके पहले नेगेटिव लग गया है, तो डेल्टा U नेगेटिव होगा कि नहीं? अरे ये पॉजिटिव वैल्यू है और इस पॉजिटिव वैल्यू के पहले एक नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। W का वैल्यू कुछ भी होगा तो ये नेगेटिव ही ना, मान लो W 10 आ गया तो माइनस लगा हुआ पहले से, तो माइनस 10 हो जाएगा डेल्टा U का W। तो यहां से हम लोग को पता ये चला कि डेल्टा U जो होगा
डेल्टा यूज होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखना। तो इसका वैल्यू बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका बी होगा, यानी कि डेल्टा यू ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डैश डैश एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी जो एसएचएम कर रहा हो, जैसे सपोज देखो बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं पेंडुलम का। मान लो ये पेंडुलम है, मान लो ये क्या है? पेंडुलम है। ये इसका मीन पोजीशन होता है, ये इसका मीन पोजीशन होता है। और आपको पता होगा कि पेंडुलम जो है वो एसएचएम करता भी है, एसएचएम करता भी है। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये इसका क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो जब हम इस पेंडुलम को यहाँ से ऐसे वेलोसिटी देंगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर वापस ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा, तो ये एसएचएम कर रहा है। देखो भाई, जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 0 होगा तभी तो ये वापस आएगा, नहीं तो अगर कुछ वेलोसिटी रहता तो ये तो और आगे जाता ना। तो ये यहाँ पे 0 हो जाता है, यानी कि मिनिमम होता है। ये क्या होता है? मिनिमम होता है। फिर यहाँ आया, जैसे ही मीन पोजीशन पे पहुंचा बहुत ज्यादा वेलोसिटी इसको मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे मिलता है। मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है। मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ इधर जाएगा, फिर इधर यहाँ 0 होगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर घटते घटते 0 हो जाएगा, फिर ऐसी। यानी कि मीन पोजीशन पे जब रहेगा पार्टिकल एसएचएम में तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है? मैक्सिमम। तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जब मीन पोजीशन पे रहता है, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल एसएचएम के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक क्वाइल है, 2 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड 4 से 8 चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड। तो और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड का। तो बताना है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो बराबर होता है डी फाई डिवाइडेड बाई dt के। अब यहाँ डी फाई क्या है, dt क्या है? dt यानी कि टाइम में चेंज और डी फाई यानी कि फ्लक्स में चेंज। ये क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज। और फ्लक्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के बराबर होता है। यहाँ देखो हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू डी इंटू फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? b इंटू एरिया, तो डी बी ए डिवाइडेड बाई dt। अच्छा बताइए, एरिया चेंज हो रहा है? एरिया फिक्स है भाई, 2 मीटर स्क्वायर है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो एरिया को बाहर निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन से एरिया को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को dB बाई dt लिखेंगे। अब यहाँ देखो A इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज कितना हो रहा है? 4 से 8 हो जा रहा है, तो चेंज कितना हुआ? 8 माइनस 4, ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई टाइम लिखना है। टाइम कितना लगा? 2, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। अब एरिया, एरिया कितना है? 2 है, तो 2 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process by which an alternating current is converted into direct current is called। AC को DC में चेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? काफी आसान, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर जो होता है ना, रेक्टिफायर वो AC को DC में चेंज करता है, और इस प्रोसेस को, यानी कि रेक्टिफायर जिस प्रोसेस से वो चेंज करता है ना AC को DC में, तो उस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि if the threshold wavelength for photoelectric effect on sodium metal is 5000 angstrom, then find its work function। देखो वर्क फंक्शन जो होता है, मान लो W, वर्क फंक्शन वो बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा के, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है। अब यहां से हम इस फार्मूले के यूज से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले के यूज से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे लैम्डा का जो वैल्यू दिया हुआ है, हाँ, लैम्डा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉन। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर,
1 एंगस्ट्रॉन इज टू 10 पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर -10, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर। ये हो गया आपका लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। h, अब यहाँ पे हम और फंक्शन निकाल रहे हैं। चलो h का वैल्यू जो होता है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लैम्डा का वैल्यू यहाँ रखेंगे 5 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 10⁻7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7 पॉजिटिव में। अब देखो पहले 10 का पावर वाला लिखते हैं, ताकि कोई ऑप्शन मैच करेगा तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये देखो 10 पावर -34 है इंटू 10 पावर 8 और 10 पावर 7, तो 10 पावर 15 हो जाएगा। अब 34 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 19, बिल्कुल। ये हो जाएगा 10 पावर -19। देखो पहला ही एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 10 पावर 19 दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं। ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये तो होगा ही नहीं। यानी कि कौन सा ऑप्शन 10 पावर -19 वाला। अब यहाँ कुछ भी आए, सॉल्व करोगे 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो कुछ आएगा 4 आएगा। लेकिन ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 10 पावर -19 वाला ही होगा, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 10 पावर -19 वाला हो जाएगा। अब यहाँ ये भी बात आता है कि मान लो कि ऑप्शन बहुत करीब करीब होता है, 10 पावर -19, 10 पावर -20 होता है, 10 पावर -20, तब क्या करते हैं, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर द रेडियो वेव सेंड फ्रॉम। रेडियो वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड किया जाता है, किस मोड से। ग्राउंड वेव, बिल्कुल ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन से किया जाता है, स्काई वेव प्रोपेगेशन से भी किया जाता है, स्पेस वेव, तीनों से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर कि ऑल ऑफ द अबव, सारे प्रोपेगेशन मेथड से रेडियो वेव्स को सेंड कर सकते हैं हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि वेव लेंथ रेंज क्या होता है विजिबल लाइट का। लाइट का जो विजिबल लाइट का मतलब जो लाइट हमें दिखता है, जो लाइट हमें दिखता है उसका वेवलेंथ रेंज क्या होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि 4 इंटू 10⁻7, 4 इंटू 10⁻7 से लेकर के 8 इंटू 10⁻7 मीटर तक इसका वेवलेंथ रेंज होता है। विजिबल लाइट का ये वेवलेंथ रेंज है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए करते क्या है कि हम लोग सबका याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में भूल भी जाते हैं। देखो याद करने से बहुत बचना है, जो याद करना है वही याद करो ना। इस क्वेश्चन में अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को याद कर भी लेते हैं तो ठीक है, तो कितना जरूरी है कि आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही पूछेगा, किसी और चीज का भी पूछ सकता है। इसलिए याद करने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो G(m1m2) बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेयर G क्या है, यही तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ G हम लोग कैसे लिखेंगे, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 बराबर G का वैल्यू इतना हो गया। अब G इज इक्वल टू इतना। अब देखो फोर्स का एक याद करना होगा, ये मैं बोलूंगा आपको याद करने के लिए, और ये बहुत आसान है। mlt पावर -2, mlt -2 होता है फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे, तो फोर्स का कितना है mlt -2। अब देखो आर स्क्वायर, आर क्या है, आर एक लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ होता है, स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में डिवाइड करेंगे, मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m, तो एक के लिए m और उसके लिए भी m, तो m स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m के पावर -1 लिखेंगे। l देखो यहाँ एक l है, यहाँ l स्क्वायर है, तो l का पावर 3 हो जाएगा और t का पावर -2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी कि m का पावर -1 l3। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोले कि 2 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड 2h रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल को एक h हाइट पे है और एक 2h हाइट पे है, उसको ड्रॉप किया जाता है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द बॉल्स टू रीच द अर्थ। तो अर्थ पे आने पे दोनों को कितना टाइम लगता है, एक h हाइट पे है, एक दूसरा 2h हाइट पे है, तो टाइम का रेशियो बताना है। आप सोचोगे कि एक h हाइट पर है, ये मान लो h हाइट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो है 2h हाइट पे है, यानी कि डबल हाइट पे है, तो तुम बोलोगे दुगुना टाइम लगेगा। देखिए
ऐसे हम लोग को नहीं करना है कि हाइट डबल है तो टाइम भी डबल लगेगा, ऐसा नहीं, आपको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है यहाँ समझना, ठीक है ना। आइए देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है किसी एक हाइट से, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हाइट कितना है, h है, तो आपको जो मोशन का जो इक्वेशन है वो याद होना चाहिए। तो यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे, a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे a से यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है फर्स्ट के केस में, तो h है, तो h इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ut, u कितना है 0, देखो u 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि u 0 है तो भाई साहब ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, हाफ g, और टाइम जो लगेगा उसका स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां नीचे आने में t1 टाइम लगता है, इसको यहां से यहां आने में t2 टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहां से हम देखें तो 2h हो जाएगा और डिवाइडेड बाई g इक्वल्स टू t1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला इतना टाइम लगता है, यानी कि t1 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, t1 का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई g। h क्या है, h इज द हाइट। अब T2 यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो T2 क्या लिखेंगे, 2 इंटू एच, एच यहाँ पे इस बार कितना है, 2h है, सेकंड केस में 2h है, तो यहाँ हम लोग 2h लिखेंगे, h की जगह पे कितना लिखेंगे 2h और डिवाइडेड बाई g करेंगे और रूट में। अब हमको निकालना है T1 डिवाइडेड बाई T2, रेशियो ही तो निकालना है भाई साहब, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो जब हम लोग लिखेंगे तो सब कुछ रूट में हो जाएगा, और पहला वाला T1 का वैल्यू 2h बाई g होगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2h, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू एच डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। देखो एच बाई जी से एच बाई जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट, ठीक है। यहां से ये कट जाएगा, यानी कि 1 बाई रूट 2, आंसर कितना हो जाएगा 1:2। देखिए बिल्कुल आपको आंख बंद करके नहीं मार देना है कि डबल हो जाएगा, तो 1:2 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a spring is stretched by 2 cm, the energy stored is 100 joule. If it is stretched further by 2 cm, its energy increases by। एक स्प्रिंग है, जब एक स्प्रिंग को मान लो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, यहाँ पे स्प्रिंग को कितना 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ वो 100 जूल हुआ। फिर इसको हम फर्दर स्ट्रेच करके और कितना स्ट्रेच कर रहे हैं, 2 और बढ़ा देते हैं, यानी कि x बराबर 4 पे हो जाएगा। मान लो यहाँ पे x बराबर 0 है तो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किए, फिर 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो 4 पे चला जाएगा ना उसका पोजीशन। तो यहाँ बताना है कि पहले 100 था तो अब 100 से कितना बढ़ गया, और ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना, उसमें एनर्जी स्टोर होगा ना जब स्प्रिंग को। देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इस स्प्रिंग का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी स्टोर्ड होता है स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच करने से, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स है कि तुम कितना स्ट्रेच कर रहे हो, अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, कितना डिस्टेंस स्ट्रेच कर रहे हो। तो यहाँ से एनर्जी कितना है 100 जूल है, यहाँ पे एनर्जी 100 जूल है ना, तो 100 इज इक्वल टू हाफ, ये नहीं पता है। एक्स कितना तुमने किया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 से ये 50 टाइम्स में जाएगा, तो k का वैल्यू 50 आ जाएगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे इसका कितना है एनर्जी स्टोर, तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग लिखेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो हाफ k का वैल्यू कितना है 50। अब पता चला k का वैल्यू क्यों निकाला, एनर्जी यहाँ पे कितना होगा ये पता तभी चलेगा जब यहाँ पे हमको k पता होगा। हाफ के x का स्क्वायर, x यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये देखो 2 8 जा 16, तो 8 5 40, यानी कि 400 जूल, यानी कि यहाँ पे एनर्जी कितना है 400 जूल। तो बढ़ा कितना 100 था और कितना हो गया 400, तो कितना बढ़ गया, तो 400 में से 100 घटा देंगे तो 300, तो आंसर कितना हो जाएगा 300। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 300, तो आंसर कितना हो जाएगा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम। देखो हमेशा एक बात याद रखना है, गांठ बांध लेना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो सरफेस टेंशन होता है वो घटता है।
डिटेल सॉल्यूशन के ऐसा क्यों होता है हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है। अब बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होगा, नहीं होगा। 25, इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या है 75, तो आंसर 75 होगा मिनिमम। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन घटेगा, तो कम कब होगा, तो 75 पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, diameters of two water drops are 1 centimeter and 1.5 centimeter. Find the ratio of excess pressure. किसी भी ड्रॉप में, मान लो ये ड्रॉप है, ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर होता है जिसको डेल्टा पी से हम डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2T/R। ये याद रखना है आपको। आप देखो बहुत सारा फॉर्मूला अगर याद रखोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी करोगे। आप डेराइव थोड़ी करने बैठ जाओगे एग्जाम में फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस पे भी हम बहुत सारे फॉर्मूला बात करेंगे, फॉर्मूला वाला भी वीडियो में बहुत सारा अपलोड करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको रिवाइज करके एग्जाम देने जाना है, सब कुछ बात होगा। देखो डेल्टा पी इक्वल टू, डेल्टा पी क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T/R, वेयर T इज द सरफेस टेंशन। T क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, और R क्या होता है, R रेडियस होता है ड्रॉप का। जो ड्रॉप है उस ड्रॉप का रेडियस होता है। तो मान लो पहले वाला का हम डेल्टा P1 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 2T डिवाइडेड बाई R। R का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है डायमीटर, तो R कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरे वाले का 2T सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा, और R यहाँ पे कितना है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब रेशियो निकालना है, यानी कि हमको चाहिए डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2 का वैल्यू। तो रेशियो निकालोगे तो देखो यहाँ से 2T कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो ना, ये ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15/10, यानी 5 3 जा 15, यानी कि 3/2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3:2, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको भी हम लोग फॉर्मूला से करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोडियम लाइट है और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 5898 एंगस्ट्रॉम, और कितना फ्रिंज बन रहा है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज है 92। अगर इसका कलर चेंज कर दिया जाता है और उसका जो वेवलेंथ है, ये उसका वेवलेंथ है 5461 एंगस्ट्रॉम, तो नंबर ऑफ फ्रिंज बताना है। इस केस में नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होगा, देखो N1 यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंज फर्स्ट के केस में इनटू λ1 बराबर होता है N2 λ2। ये हमेशा याद रखना है कंसेप्ट। फ्रिंज वाला क्वेश्चन सब सॉल्व होगा, ये याद रखना है कि N1 λ1 बराबर होगा N2 λ2 के। N1 यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंज पहले का में कितना है 92, तो लिखेंगे 92 इनटू λ1 यानी कि वेवलेंथ कितना है 5898 है कि नहीं, देखो 5898 है, 5898 बराबर इनटू N2 हमको नहीं पता है, इनटू λ2 कितना है 5461। यहाँ पे यूनिट पे ध्यान है क्योंकि ये भी एंगस्ट्रॉन है, ये भी एंगस्ट्रॉन है, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 92 इंटू 5898 डिवाइडेड बाई 5461। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली 99 के बराबर आएगा। आप सॉल्व करके देखना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल, देखो 2 प्लेट है, मान लो एक ये पोटेंशियल है, ये -10 वोल्ट पे है और दूसरा प्लेट जो है वो +30 वोल्ट पे है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, तो बताना है कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो फॉर्मूला होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बराबर। आप पढ़े होंगे डेल्टा V इज इक्वल्स टू E इनटू D होता है, ठीक है ना। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन राइट दिस, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बराबर होगा, ये याद रखना है। तो V2 यानी कि V2 कितना हो जाएगा 30, ये मान लो V2 है, ये क्या है V1 है, तो V2 30 हो जाएगा माइनस V1 -10 है, तो माइनस का -10 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है 2 है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ये बहुत ध्यान देना, वोल्ट
समझ, ऐसा यूनिट में सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको, और आंसर भी देखो मीटर में है यहाँ पे, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। ये क्यों किया हम, मीटर में चेंज करने के लिए किए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 आप प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, और ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा प्लस में, ये 20 होगा। तो 20 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 2000 वोल्ट पर मीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 2000 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट illuminating the object in a microscope, the resolving power of the microscope। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद ये रखना है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। यानी कि वेवलेंथ अगर बढ़ाओगे तो रिजॉल्विंग पावर घटेगा, वेवलेंथ घटाओगे तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ देखो रेड लाइट को रिप्लेस किया गया ब्लू लाइट में, तो अब कंपेयर ये करना है कि रेड लाइट का वेवलेंथ और ब्लू लाइट के वेवलेंथ का क्या कंडीशन है। हमेशा याद रखना कि जो रेड लाइट का वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट्स। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है ब्लू लाइट के वेवलेंथ से। तो रेड लाइट को किससे रिप्लेस किया गया, ब्लू लाइट से। वेवलेंथ रेड लाइट का ज्यादा था और कम वाले के साथ रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि वेवलेंथ को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। अरे रेड से ब्लू कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, रेड से चेंज करके ब्लू कर दे रहे हैं। रेड का वेवलेंथ ज्यादा था, ब्लू का वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ घटा कि नहीं। जब वेवलेंथ घट रहा है तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वेवलेंथ घटेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो यहाँ पे कंसेप्ट है, जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। यानी कि जब हम वेवलेंथ को घटाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें आपको Cp/Cv जिसको गामा भी बोला जाता है, Cp/Cv का वैल्यू निकालना है। देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला चीज कि एक फॉर्मूला होता है Cp/Cv जिसको गामा भी बोला जाता है, इसका वैल्यू होता है 1+2/f। 1+2/f के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना होगा। फिर f क्या होता है, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है, देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1+2/5, सॉरी 1+2/1 सेकेंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू 7/5। तो 7/5 हो जाएगा Cp/Cv का वैल्यू, यानी कि कितना हो जाएगा 1.4। तो आप ऑप्शन नंबर सी। अगर इससे नहीं करना चाहते तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का Cp का वैल्यू 7/, Cp का वैल्यू 7/2r होता है और Cv का वैल्यू 5/2r होता है। तो यहाँ से रेशियो निकालना है Cp/Cv का, तो कितना हो जाएगा 7/2r डिवाइडेड बाई 5/2r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो बचेगा 7/5 यानी कि 1.4। अच्छा होगा कि आप इस फॉर्मूला को याद कर ले। इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखोगे तो कैसा भी मॉलिक्यूल होगा, डाई एटॉमिक हो चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे कैसा भी हो, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने क्वेश्चंस किया। आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा या कुछ गड़बड़ी लग रहा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे वीडियोज अभी हम लोग और डालेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।